बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां हम रोज़ाना रात के इस पैरिस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच इस वक्त खेला जा रहा है और बांग्लादेश की पोजीशन काफ़ी हद तक मुस्तहकम नज़र आ रही है। आज के शो में हम पाकिस्तान क्रिकेट को और बिलखुसूस इस टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, साथ साथ किस अप्रोच के साथ पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने एक रिकॉर्ड साज घराने में आंख खोली। उनके फादर खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और ये नाम, ये फैमिली जो है किसी ना तारुफ की मोहताज है ना किसी तारीफ की मोहताज है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त रिकॉर्ड होल्डर इस फैमिली में मौजूद हैं। और अंडर द वन रूफ जो है बहुत सारे रिकॉर्ड साज प्लेयर जो है वो एक साथ जो है वो रहाइश पजीर भी रहे हैं। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन और उस दौर में कि जब शायद फील्डिंग को इतना ज़्यादा जो है कंसिडर नहीं किया जाता था, अब वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान को फील्डिंग में भी फतूहात दिलाई। एक ऐसे मौसर खिलाड़ी के जिनकी सलाहियतों को अगर सही और मौसर इस्तेमाल किया जाता तो पाकिस्तान को कम से कम टेस्ट की सतह पर एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर मिल सकता था, लेकिन सिर्फ इनको बैटिंग तक ही महदूद किया गया उन पिचेस पे कि जहाँ पे आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आते हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करते नजर आते हैं। उस दौर में कि जब पाकिस्तान के जो 2Ws थे, वसीम वकार, उनके लिए पिचेस तैयार की जाती थी, वहां पे जाके इन्होंने रन्स किए। और दोनों टीमें, जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पे आई थी और पाकिस्तान की जो अपनी टीम थी, दोनों टीमों के जो मजमूई खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी भी यही रहे। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फैमिली का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही काइंड, हम्बल एंड नाइस ह्यूमन, शोएब मोहम्मद साहब शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि बांग्लादेश टेस्ट है पाकिस्तान के हाथ से अब किसी हद तक स्लिप होता नज़र आ रहा है। इस मैच में अब तक क्या हुआ एक नज़र डालेंगे समरी पर, फिर पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टार बैट्समैन शोएब मोहम्मद साहब से इस मैच को डिस्कस करेंगे। मैं इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी के, जहाँ पे बांग्लादेश ने 413 रन स्कोर किए, कैप्टन शांतु ने 101 रन की इनिंग खेली, नर्वस 90s का शिकार हुए मोमिनुल हक और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि जवाब में पाकिस्तान ने डेबुटेंट अजान ओवैस के 103 और अब्दुल्ला फजल के 60 रन की बदौलत 386 रन स्कोर किया। जवाब में बांग्लादेश ने 152 रन स्कोर कर लिए हैं और 179 रन की बरतरी बांग्लादेश को हासिल है। और इस टेस्ट मैच में अब देखना यह कि टेस्ट मैच जो है वो किस हद तक जो इसका रुख नज़र आ रहा है। शोएब भाई, टेस्ट मैच की समरी आपने सुन भी ली, टेस्ट मैच की समरी को आपने देखा भी है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को भी आप जानते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ बतौर कोच भी मुंसलिक रहे हैं, बतौर असिस्टेंट मैनेजर भी मुंसलिक रहे हैं, क्रिकेटर तो आप थे ही बड़े ज़बरदस्त, सिलेक्शन कमेटी में भी रहे, तो आप तमाम तरह नफ्सियात पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानते हैं। अब किस तरह से ये टेस्ट मैच आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास वापस आ सकता है, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अभी भी इस टेस्ट मैच में इन है? Most definitely, Pakistan has an outside better chance of getting hold of this game for themselves. और सलमान उसके अंदर ये है कि अगर शुरू से स्टार्ट देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा कन्फ्रंट किया। एक मेहमत टोटल था 400 ऑन अ ग्रीन टॉप, उन्होंने स्कोर किया जो बांग्लादेश की टीम ने, लेकिन उसका काउंटर जवाब बहुत अच्छा हमारे प्लेयरों ने दिया, स्पेशली अजान ओवैस, जिनके लिए मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि ये वो प्लेयर है कि पिछले 2 हर इंटरव्यू में मेरे ख्याल मैंने शायद नाम लिया कि मेरे शोज में आपने कई दफा दिस इज द टाइम टू गेट इनटू द टीम। और बिग लीग प्लेयर है, 10 साल से ज्यादा खेलने की एबिलिटी रखता है, तो वो तमाम चीजें इनको 2 साल के बाद नजर आई। लेकिन ये कि और उसने प्रूव भी किया, अगर वो सेंचुरी नहीं भी करता तो उसका वो पोटेंशियल आपको नजर आ गया था शुरू में, जब उसने 30-40 रन ही किए थे। मिसाल के तौर पे अगर 30-40 ही भी किए होते, सेंचुरी नहीं भी की होती, तो लेकिन उसका पोटेंशियल, आपकी उसकी स्ट्रेंथ, उसका फर्म जो प्लेटफॉर्म और बिलीफ जो था वो शो हो रहा था उसकी स्टाइल ऑफ बैटिंग से। इमाम वहां स्ट्रोक खेलते थे, यहाँ ये चौका लगा देते थे, तो दोनों बड़ा, जबकि इमाम बहुत सीजन प्लेयर है, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी 45 रन की, लेकिन ये कि उन्होंने एक फाउंडेशन ले किया। और फिर अब्दुल्ला फजल जो है उन्होंने डेफिनेटली अच्छे 60 ऑड रन करे।
लेकिन बात यह है कि वो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से जिस तरह वो मार के आउट हो गए, वरना उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर वो थोड़ा ज्यादा खेलते लंबा तो पाकिस्तान इस मैच में लीड लेके जाता, और जब लीड ली भी होती तो उनके प्लेयरों के ऊपर कुछ और प्रेशर हो। ऑल सेड एंड डन, बात यह है कि अब पाकिस्तान के हाथ में यह है कि अगर वो जाके 5 विकेटें मिसाल के तौर पे और आउट करते हैं कल फर्स्ट सेशन के अंदर, तो उसका मतलब यह है कि अगर 5 विकेटें गिरेंगी तो तकरीबन 70-80 रन के करीब वो स्कोर करेंगे। तो यह है कि लंच के बाद वो आउट करें। ये सेम सिनारियो इस तरह बिल्डअप हो रहा है जो 2000 में जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी और पाकिस्तान के 2 मैचेस दो बैट्समैन सेंचुरी पे खेल रहे थे, और मैं जावेद भाई के साथ असिस्टेंट कोच था उसमें। तो मैंने सुबह मीटिंग में यही कहा, मैंने कहा ये दोनों की जो सेंचुरी की जो इनिंग्स पे खेल रहे हैं उस पे पानी ना फिरवा देना, कि मतलब अगर शुरू में जल्दी आउट हो जाते हैं हमारे बैट्समैन 4-5, और किसी के 2 ही आउट हुए ते, तो और लंच के बाद उनको मौका मिलेगा गेटवे ओपनिंग और आखिर में वो जीत सकते हैं, और वही हुआ, इत्तेफाक की बात है। तो खैर एनीवेज, तो इंग्लैंड की टीम वो जीत गई थी वो मैच, लेकिन वो असेसमेंट मेरी सुबह ही हो गई थी कि जो जिस तरह वो पाकिस्तान जिस तरह की गलतियां करता रहा और जो कि स्ट्रेस भी किया था, पाकिस्तान इनको कल जल्दी आउट करेगा तो ही पाकिस्तान का चांस बनता है, वरना ये कि अब लास्ट मोमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान स्टिल हैज अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग होल्ड ऑफ कैचेस वगैरह करने पड़ेंगे, जो पहली इनिंग के अंदर कुछ कैचेस निकले और वो तमाम चीजें। लेकिन ये कि बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया, स्पेशली लेटर ऑर्डर बहुत प्रेशर में खेल रहे थे। सलमान और रिजवान की इनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ओवरऑल उनकी तरफ से जैसे आपने बताया मोमिनुल और वो शांतो की आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, जिस तरह से हमारे बॉलरों को उन्होंने खेला मारा। लेकिन ज्यादातर आप देखें अली के शॉर्ट पिच डिलीवरीज इस लेंथ के ऊपर जो बॉल है वो बहुत कंफर्ट जोन में आती है, और उनके वो बैट्समैन लेफ्ट और वो दोनों लेफ्ट और राइट हैंडर वगैरह शॉट खेलते रहे, चौके मारते रहे। तो मेरे ख्याल से लेंथ और लाइन के ऊपर थोड़ा सा कम एम्फेसिस से हरी विकेट देके, हर हरी विकेट तेज नहीं होती है, उसका नीचे का सरफेस बताता है कि हाउ इज गोना बिहेव। तो वहां थोड़ी सी पाकिस्तान ने बहुत इजी उनको इजी एक्सेस ऑफ रन दिया। पाकिस्तान इज अ मच सुपीरियर टीम विद बिगर नेम्स, लेकिन ये कि ये अच्छा मैच चल रहा है। ठीक है। अच्छा शोएब भाई, इस मैच में ज़रा वापस आता हूँ, लेकिन ज़रा आपने भी हरी विकेट का जिक्र किया। एक बहुत तनकीद हो रही है बाबर आजम के ऊपर उनके घुटने की इंजरी की वजह से, और लोग ये कह रहे हैं कि जी नी इंजरी, उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, लेकिन पिच जो कि ग्रीन पिच थी, इसको देख के बाबर आजम ने नहीं खेलने का फैसला किया। आज टीम मैनेजमेंट ने भी कहा कि जिनकी इंजरी इतनी संजीदा नौयत की नहीं थी, लेकिन हमने उनको रेस्ट देने की खातिर, ये बाबर का नहीं, टीम मैनेजमेंट का फैसला था। ये आप चूंकि खुद ओपनर हैं, और मैं अभी ऑन एयर ये बताना नहीं चाह रहा कि कितने बैट्समैन ऐसे हैं कि जो इस किस्म के सर्कमस्टांसिस में जो है वो मैच को गिव अप कर चुके हैं कि वो हम नहीं खेल रहे हैं। वो एक हिस्ट्री थी, आपने खुद बहुत सारे ऐसे ओपनर के साथ भी खेला है जो पिच देख के जो है उन्होंने अपना कॉन्फिडेंट डिक्लेयर किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबर आजम जैसी क्लास का बैट्समैन इस किस्म की पिच को देख के भी ये डिसीजन कर सकता है? नहीं नहीं, नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, ऐसी बात नहीं है। वो दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ प्लेयर्स है। ऐसे थोड़ी रन्स उसको मिल गए, कोई टेनिस बॉल से थोड़ी उसने खेल के, जैसे हम लोगों ने तो टेनिस बॉल से खेल के रन किए थे, ये लोग तो क्रिकेट बॉल से खेल रहे हैं। बात यह है कि जब इंसान पूरी दुनिया में जब नाम कमाता है तो वो उसके अंदर अपना सेल्फ बिलीफ होता है, उसकी टेक्निकल एबिलिटी होती है, उसकी कंसंट्रेशन लेवल एट पार होती है दूसरे बैट्समैनों से। ये तमाम चीजें बनती हैं, फिर वो दुनिया के पिक्चर में सरफेस करता है और फिर अपना नाम बना के टॉप पोजीशन के ऊपर अपने नाम को लेके अगर कोई प्लेयर आ रहे हैं जो दुनिया के कुछ 4-5 जो इस वक्त टॉप प्लेयर्स हैं, तो वो इस तरह विकेट देख के खेलना और ना खेलना, हाँ फास्ट बॉलर्स ये कर सकते हैं कि जी बिल्कुल प्लेसिड विकेट है, ग्रास नहीं है, बहुत ही स्लो विकेट है, तो फास्ट बॉलर्स अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन बैट्समैन का ये है कि वो एक्सपोज हो जाता है। अगर इस तरह करेगा कोई बैट्समैन तो वो एक्सपोज हो जाता है कि जी अच्छी विकेट देख के तो बैटिंग करना मांग रहा है और अच्छी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बाबर के सामने ग्रीन विकेट्स नहीं आई,
या दुनिया के बेस्ट ऑफ बॉलर्स नहीं आए। ये बांग्लादेश की टीम है और इनके पास वो स्पीयर हेड कोई ब्रेट ली और इस किस्म के शॉन टेट नहीं सामने खेल रहे कि इंसान इस बारे में सोचे। सोच भी जब आती है कि जब दुनिया के फास्टेस्ट ऑफ बॉलर्स कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि 140-50 के तो आम बॉलर होते हैं और आजकल टेक्निकल एबिलिटी हर बैट्समैन की और उनकी फिटनेस लेवल इतनी ज्यादा हो गई है कि वो मच क्विकर ऑन देयर फीट है, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा है। जी हाँ, ठीक है। ऑलराइट, शोएब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो हमने बात की है बाबर आजम के हवाले से, लेकिन दो डेब्यूटेंट इस मैच में खेल रहे हैं, एक बतौर ओपनर खेल रहे हैं और एक वन डाउन के तौर पे अब्दुल्ला फजल खेल रहे हैं। डिस्कस करेंगे इन दोनों का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं शोएब मोहम्मद साहब। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे बाबर आजम की इंजरी के हवाले से, टेस्ट मैच पाकिस्तान के पास किस हद तक है और किस हद तक टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान से स्लिप होता नज़र आ रहा है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले शोएब भाई बात करते हैं कि अजान ओवैस का टैलेंट को इन्होंने बहुत पहले ही अपनी ईगल आई से देख लिया था और उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अजान को जो है पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। जब शोएब भाई गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान की एक टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया और ये पाकिस्तान की टीम के साथ वहाँ पे थे। वहाँ पे इन्होंने उमर अकमल के लिए कहा था कि उमर अकमल पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, इसको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। साथ साथ इन्होंने शहरियार गनी जैसे प्लेयर के लिए भी कहा था और वो टैलेंट पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिया। शोएब भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने वहाँ उस वक्त, मुझे याद है आप टीम के साथ थे, आपने शहरियार गनी और उमर अकमल और एक प्लेयर और था जिसके लिए आपने कहा था, और शहरियार गनी को इतने मौके नहीं मिल सके लेकिन उमर अकमल को हम सब ने देखा, तो आपकी बात वो प्रूव हो गई और अभी अजान ओवैस के मामले में भी आपकी बात प्रूव हो गई। नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है अली के जिस वक्त जिन प्लेयरों को मैंने पुश किया, जिसमें सरफराज अहमद जो 15 के स्क्वाड के अंदर 2 कीपर कभी लाइफ में नहीं सेलेक्ट हुए, वो पहली दफा लाइफ में मेरे एक्सप्रेस करने पे पाकिस्तान टीम में आया। और फिर उसके बाद ये जो उमर अकमल वाली बात बताई आपने, हम लोग सिलेक्शन कमेटी थी तो हम लोग लाहौर गए तो मैंने मुश्किल से 3-4 बॉलें देखी होंगी। एक ट्रायल मैच हो रहा था, उसने कोई 70 ऑड रन बाद में किए थे उसी इनिंग में, लेकिन 3-4 बॉलों में मैंने उसी वक्त कहा था, मैंने कहा कि ये प्लेयर लंबा पाकिस्तान के लिए खेलने की एबिलिटी रखता है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो अल्लाह का बात करम हुआ कि वही बात सच भी हुई कि वो बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान के लिए। अजान ओवैस का मैंने आपको बताया 2 साल से कह रहा हूँ। एक प्लेयर और मुझे जो बहुत पसंद, हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में अभी 2 साल पहले, तो उसमें रियाज अहमद या रियाज उल्लाह, उनका फुल नेम जो है मुझे अभी जहन में इतना नहीं आ रहा, लेकिन रियाज के नाम से वो प्लेयर है कि वो 10 साल पाकिस्तान की खेलने की एबिलिटी रखते हैं और उनको पाकिस्तान टीम को जरूर देखना और सोचना चाहिए कि उनको सर्किट में करीब लेके आए, इसे के फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग को इक्वली गुड खेलते हैं। समझ जाए कि एक तरह से जावेद भाई के कॉम्पैक्ट जो प्लेयर एक होता है वो एबिलिटी रखते हैं, नीचे खेलना जानते हैं और उठा के भी मारना जानते हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान में सही टाइम के ऊपर प्लेयर को जब मौका नहीं मिलता तो बहुत से प्लेयर फेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा इस तरह से शोएब भाई अभी अजान की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, अजान अभी नए हैं, अभी उनको पहला ही बॉल जो नाहिद राना का उन्होंने फेस किया वो उनके सर पे लगा। हमने कई ऐसे प्लेयर देखे हैं कि जिनको जब बाउंसर लग जाता है तो उनके पास उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाता है। मुझे याद है कि आपको एक बाउंसर लगा था और काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई थी, डेफरेटस का एक बाउंसर आपको लगा था अगर आपको याद हो, लेकिन हमने उसके बावजूद भी देखा कि आपका हुक पुल कट जो है वो उसमें कोई कमी नहीं आई थी। इसी तरह हमने अजान को देखा कि अजान का पहला ही बॉल उनके हेलमेट पे लगा नाहिद राना का, लेकिन उसके बावजूद बड़े वो ऑर्गेनाइज एक बैट्समैन नजर आए, हुक पुल कट हमारे उनकी तरफ से भी नजर आए। कितना आप देख रहे हैं अजान को टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है कि जो उनकी टेक्निक है उसको अगर आप डिस्क्राइब करेंगे कितना, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको जो सीना कंट्रीज में जाके थोड़ी सी स्ट्रगल करें वो। देखिए, मुझे जो गेंद लगा था वो तो टॉप एज बहुत मेरे बॉडी से बहुत दूर थी, वहां से वो पुल करने गया था, बैट से लगा था, तो टॉप एज लग के वो मेरे बैट से लगा था, मेरे हेलमेट के बीच में से गैप बहुत होता था,
उस तरह से यहाँ इधर राइट लेफ्ट आई के ऊपर आ गई थी बॉल। जी जी लेकिन ये कि जब चोट लगती है तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर होने का खतरा जरूर होता है। दुनिया के ज्यादातर प्लेयर जो है उनको गेंद जब लगी है तो उसके बाद उनका वो स्टाइल ऑफ प्ले में कहीं ना कहीं फर्क देखने में आ गया है। और बात ये कि देखिए सर पे तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के जितने भी प्लेयर्स हैं और अब से कुछ अरसा पहले के भी, चाहे वो बड़े से बड़ा पाकिस्तान के भी नाम ले लें, उनके सरों पे हेलमेट के ऊपर है बॉलें बहुत ज्यादा सब प्लेयरों के लगी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उससे पहले जैसे हनीफ साहब और उस टाइम के ऊपर जो विदाउट हेलमेट कन्फ्रंट किया उन फास्ट बॉलर्स को, वो बहुत बड़ी बात थी। तो दिल बड़ा करना होता है, टेक्निकल एबिलिटी आपको लेके जाती है ऊपर। 250 रन या 10-40 रन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लंबी इनिंग्स खेलने के लिए आपको दिल भी चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी भी चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल ऑप्टिमम लेवल का चाहिए होता है। अजान ओवैस वाली जो बॉल जो लगी है उसको लगनी नहीं थी। वो उसने बिल्कुल अपनी, मैं आपको बहुत माइन्यूट डिटेल बता रहा हूँ जो कमेंटेटर्स ने नहीं बताई आपको। आप खुद उस चीज को रिवाइंड करके जिसको भी शक हो जरूर देख ले। जो जो मेरा पॉइंट है बात करने का, जब उसने वो बॉल की, एक तो वो लाइन लेंथ जो जो लाइन थी वो बिल्कुल उसकी बॉडी में तो जरूर थी, लेकिन जब जहां उसने पिच की थी बाउंसर के लिए, उसने शॉर्ट पिच जो लेंथ जो थी उधर से बॉल ने इस हाइट के ऊपर, जैसे यहाँ से बॉल आई और यहाँ से इस लेवल के ऊपर एलिवेशन लेनी थी, वो बॉल यूं आके इस लेवल के ऊपर गई। उसको जो एलिवेशन जो हाइट, इसका मतलब ये कि जहां पिच पड़ी, बॉल पिच हुई, उसने देखा और वहां से उसने अपना डक करना शुरू कर दिया कि ये शॉर्ट पिच डिलीवरी है। लेकिन ही वॉज अनलकी कि वही बॉल स्किट करके नीचे रही। जो हाइट उसकी एलिवेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिस वजह से वो मिस जज कर गया। और नेचुरली जब एक दफा आंख हट जाए तो फिर वो अगर बॉडी में होती है तो फिर वो उसके सर पे आने का खतरा होता है, और जो अजान के ऊपर भी लगी। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उसने इतनी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी जो बॉल की जो पिच होने के बाद स्किट की और थोड़ा सा लो रहा, उसको एलिवेशन नहीं मिली, और उसने उसके हाथ से देख के जब बॉल को पिच होने पे अपना इवेसिव एक्शन लेना शुरू कर दिया था, और वहां से उस वजह से वो जब बॉल उठा नहीं तो वो उसके सर की तरफ आ गई। ये अच्छा बात भाई, हुई, लेकिन वो बहुत बड़ा दिल टेक्निकली जरा करके बताइएगा, उसके बाद खेले। ठीक है, टेक्निकली बताइएगा कि अजान ओवैस के लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको जो है जहाँ पे बॉल बाउंस होता है, रेप होता है बॉल, वहाँ पे इनको स्ट्रगल करना पड़ सकती है क्योंकि शॉर्ट हाइटेड प्लेयर हैं, तो वहाँ पे इनको मुश्किलात हो सकती हैं। कि आप जरा बताइएगा इसमें, क्योंकि आप बेहतर रोशनी डालेंगे जरा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने भी ये फील किया था कि जो शॉर्ट पिच आउटसाइड द ऑफ स्टंप के जो शॉट्स हैं, फ्लैशी शॉट्स हैं, या जो गली और बैकवर्ड पॉइंट और स्लिप का रीजन होता है, उस एरिया के अंदर इनके शॉट्स अक्सर एयरबॉर्न होते हैं, या जहां फास्टर विकेट्स होंगी तो वो बॉल थर्ड स्लिप की जगह फर्स्ट और सेकंड स्लिप में जाएगी, और वहां इनको काफी मुश्किल होगी। तो अब उसका काउंटर मेजर यही है कि उन शॉट्स के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करनी होगी। अपने अपने जो शॉट्स हैं उनको ज्यादा चेक करके खेलना पड़ेगा, लाइन में आके, और जब बॉल दूर रह जाए तो फिर या तो आप उसको छोड़ने के करें, और अगर खेलना है तो फिर फर्म अथॉरिटी के साथ शॉट खेलें। यहाँ अभी वो जो शॉर्ट पिच डिलीवरी के ऊपर उनके वो फर्म अथॉरिटी में कई कई शॉटों में, कुछ शॉटों में नजर आया, लेग क्लस्टर नजर आया, इतना कमांड नजर नहीं आई, इतनी अथॉरिटी नजर नहीं आई। ये बात सही है, लेकिन शेख भाई, लेकिन क्या इसी ये तरह जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि हर शॉर्ट बॉल को अटेम्प्ट किया जाए? क्योंकि जिस तरह आप बॉल को छोड़ते थे, और जिस तरह हम प्राइवेट भी कभी बात करते हैं आपके साथ, तब यही कहते हैं कि शॉट खेलने से ज्यादा बॉल छोड़ना मुश्किल होता है, तो जरूरी कि हर बॉल को अटेम्प्ट ही किया जाए? क्योंकि हमारे नौजवान जो आजकल हर बॉल को अटेम्प्ट करने की करते हैं। वो उसका बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया अली। बात यह है कि मैंने भी अभी इससे पहले जवाब में यही बोल रहा था कि अगर आप का अथॉरिटी नहीं है, आप ऑल शॉट्स
अराउंड द पार्क खेलने की एबिलिटी हर प्लेयर नहीं रख सकता। गिनती के लाख प्लेयर में 4-5 ऐसे प्लेयर होंगे दुनिया के जो टॉप मोस्ट प्लेयर के जो सब जगह पे अच्छे शॉट खेलते हैं। अगर कोई ड्राइव अच्छा खेलता है, कट अच्छा खेलता है, पुल अच्छा खेलता है, तो हुक शॉट में कहीं नजर आता है कि वो इतना अच्छा नजर नहीं आता। कोई लेग पे ज्यादा अच्छा खेलता है तो उसके कोई और शॉट जो स्विंगिंग बॉल के ऊपर वो इतना अच्छा आउट स्विंग पे शायद नजर नहीं आता। वो तो सबको ही मुश्किल होती है। तो बात पॉइंट जो आपका है बिल्कुल सही है कि अगर आप पिक एंड चूज करके कोई शॉट, जरूरी नहीं है कि हर शॉट पिच पे आप फ्लैश किए जाएं। आपको थोड़ा सा कंपोजर के साथ खेलना पड़ता है कि कुछ ताकि वो हर वक्त आपको वहीं खिलाएगा तो एक ना एक बॉल ले जाएगी, आपको आउट कर देगी। तो इस तरह आपको पिक एंड चूज करके अपनी इनिंग को बिल्डअप करना। 40 रन से 140 रन ऐसे ही नहीं हो जाते। उसके लिए टेक्निकल एबिलिटी अप ऑन योर माइंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये ब्रेक पहले लेकिन 2 सवाल करके मैं इस मौजू को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। एक तो मुझे ये बता देगा कि लोग ये क्या लोग, चले मैं ब्रेक से आता हूं, फिर जरा ब्रेक पे आने के बाद जरा सब बाकी इस टेस्ट मैच को मजीद हम डिस्कस करते हैं। वापस आते हैं, शोएब भाई से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं शोएब भाई से कुछ पाकिस्तान टीम के बारे में। अब बात करेंगे हम कि जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा जो और जो विराट कोहली हैं सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन उस तरह से उनसे वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अभी विराट कोहली जो है वो एक हफ्ते के अंदर 2 मरतबा डक पर आउट हुए, और साथ साथ रोहित शर्मा भी जो है वो मुंबई की टीम से इन ओवर आउट हो रहे हैं। शोएब भाई बताइएगा कि क्या वजह क्या समझ रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए, या बार बार जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक आदत है कि अच्छा खासा खेलता प्लेयर जब सीनियर हो जाता है तो उसको हम बिला वजह में जो है उसको इरिटेट करते हैं, उसके साथ इस तरह की चीजें करते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाए। आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है रोहित शर्मा की और विराट की कि कंसिस्टेंसी इनकी अब वो उस तरह से नजर नहीं आ रही अब? बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, वजन बिल्कुल स्पॉट ऑन है सलमान। बात यही है कि जब एक सीनियर प्लेयर के साथ वही प्लेयर अटैच किया गया है एज अ कोच जो उनके साथ खेलता था और उनसे मच इंफीरियर प्लेयर था, अब वो ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गया हुआ है। तो अब अगर उसकी कोई चाहत है, कोई स्टाइल ऑफ प्ले है और उस तरह से उसका डिक्टेशन सामने वाले प्लेयर जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अगर डिक्टेशन नहीं लेते तो फिर वो अगर कोच जो हेड कोच है जो कि गौतम गंभीर है तो वो उस तरह से नेचुरली आपको एक जो कंफर्ट जोन से आप हट के आपको सोचना पड़ता है और कोई एक मतलब एक तरह से रिफ्ट शुरू हो जाती है। वो रिफ्ट की वजह से इनका जो गेम ऑफ प्ले है उसमें डेफिनेटली फर्क देखने में आया। उन लोगों ने रिटायरमेंट भी बड़े क्रिकेट से वो लेना शुरू कर दी और फिर अखबार वाले भी उन प्लेयरों के साथ नेचुरली साथ अटैच हो जाते हैं जो करंट टीम का सेटअप होता है, उनके साथ, उन प्लेयरों के साथ, उस कोच के साथ, इसलिए कि उनको वहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल मिलता रहता है। ठीक है, जो अंदर की बातें, लेकिन तो शोएब इस भाई तरह अभी हम की देख रहे हैं जेलसी somehow शुरू हो जाती है। शोएब, अभी हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर जो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, अभी वैभव सूर्यवंशी की हम बात कर लेते हैं, जायसवाल की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंडिया में जिस तरह बैक टू बैक टैलेंट आ रहा है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि इंडिया की टीम जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर अभी भी जो है वो बड़ी मुश्किल टीम बन गई है, एक टफ अपोनेंट बन गई है, आने वाले वक्तों में मजीद एक टफ अपोनेंट बनकर आ जाएगी? और फिर पाकिस्तान में भी तो टैलेंट है, हम इस तरह से क्यों अपनी टीम बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं? ये तो बहुत आसान सवाल कर दिया तुमने, इसका मैं जवाब आसान तरीके से ही दे देता हूँ। बात यह है कि इंडिया अपने क्रिकेट की जो टॉप ऑर्डर की जो क्रिकेट है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अच्छे प्लेयर को लाके टॉप ऑर्डर उस जगह के ऊपर लाके उस प्लेटफॉर्म पे डीप एंड में थ्रो करता है, उसको उस जगह के लिए पहले उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर वो नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ता है, नेक्स्ट सीढ़ी, और फिर टॉप टियर के अंदर आ जाता है।
वेयर एज पाकिस्तान के इसका मतलब यह है कि जो उधर जो सिखाने वाले जो लोग हैं वो एबिलिटी रखते हैं कि जिन्होंने who had been there done that, जो जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिन्होंने प्रूफ किया, ये नहीं कि 2 किताबें पढ़ी और जी लेवल 1 और 2 और 3 के कोच बन गए और खेले 10,000 लोगों के अंडर नहीं। जहाँ लाख आदमी का जो प्रेशर होता है, उसके गेम ऑफ प्ले और स्टाइल ऑफ प्ले और उसके प्रेशर्स अलग होते हैं। देखिए शोएब भाई, और ये उसके ये अंदर जो आप बात कर रहे हैं ना शोएब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं यही सवाल हमसे 2 दिन पहले मैंने जलालुद्दीन साहब से किया, तो उन्होंने कहा पर आप एक डिबेट रख लें कि जो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हुए और हम लोग जैसे लोग जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए हुए, फिर एक डिबेट रख लें, फिर फैसला हो जाएगा कि कोचिंग कोर्सेज करने कितने जरूरी हैं। कोचिंग को अच्छा, इससे पहले तो ये प्लेयर इस तरह के जो वो प्लेयर जो 2-5 मैच या इवन 1-2 मैचेस खेले हुए डजंट क्वालिफाई यू एज मास्टर जैक ऑफ ऑल ट्रेड का आपको टैग नहीं लगता है। बात सिंपल सी है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड के हाँ जी ये तो और मास्टर ऑफ नन तो कहलाता है, लेकिन आप हर जगह के ऊपर आपकी आवभगत नहीं होती कि जो नहीं देखें, ये कुदरत की बात होती है कि किसी प्लेयर को ज्यादा मौका मिलता है, किसी प्लेयर को कम मौका मिलता है। कोई किसी प्लेयर को 1-2 मौके मिलते हैं, वो उसमें अच्छा करता है और ही गोज टू द नेक्स्ट लेवल अप, और बाज प्लेयरों को 1-1, 2-2 टेस्ट मैच या वनडे या 2-5 मैचेस खेल के उनको टेस्ट किया जाता है। इसी का नाम टेस्ट है। आपका टेस्ट हो रहा है, आप वहां फेल हुए, यू आर थ्रोन बैक इनटू द नॉर्मल सर्किट, और जो आपका जो फर्स्ट क्लास या सेटअप या वनडे का जो लोकल सेटअप होता है। तो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं उनकी आवभगत क्यों नहीं प्लेयर आम कोई महफिलों में या दावतों में या जहां क्रिकेट हो रही होती है। ये तो अब जाके आईसीसी ने एक रूल ऑफ थंब बना दिया हुआ है कि जी सर्टिफिकेशन जो है ये सर्टिफिकेशन किसने दी? क्या कुदरत की तरफ से आई है कि जी कुदरत ने कहा है कि जी ये स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है? ऐसी बात नहीं। ये 2 आदमियों ने मिलके 2-3 लोगों ने एक किताब बनाई कि ताकि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट एक लेवल पे अच्छा हो सके। जो बहुत शुरू के जो बच्चे जो होते हैं, जो शुरू खेल रहे होते हैं, उनको एक इसकी जो स्कूल जिस तरह होती है एलिमेंट्री क्रिकेट सिखाने के लिए, कितने पाकिस्तान में प्लेयर हैं कि उनको ये लेवल कोचेस ने आके टेस्ट प्लेयर बना दिया, या उनको वो चीज सबसे बड़ी बात सर, मैं सारी गुफ्तगू अगर मैं समराइज कर दूं, मास्टर अब्दुल अजीज साहब ने कितने कोर्सेज किए हुए थे? हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद दिए ना उन्होंने? बिल्कुल। आपका वही मेरा कहने का मतलब है कि जिन्होंने जब खेल एक बॉलर है वो बैटिंग बताया जा रहा है जी लेवल का कोर्सेज करके, तो मतलब कोई इंतहा होती है कि उसको वो खुद जब आपको समझ नहीं होगी तो आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? आप बेसिक बता सकते हैं। ठीक है शोएब भाई, ब्रेक लेना बताएंगे कि जी बैट यूं होना चाहिए, आपका स्टांस बैलेंस ऐसा होना चाहिए, लाइन में ऐसे, लेकिन वो करके खुद उस फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट नहीं बता सकता। ठीक है शोएब, ब्रेक लेना है, वापस आते हैं, टेस्ट मैच में वापस आना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद टेस्ट मैच को डिस्कस करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट मैच को हम डिस्कस करें। शोएब भाई अब टाइम कम है, जल्दी जल्दी मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। पहले तो अब्दुल्ला फजल का बताएं, क्योंकि इनमें कुछ आप जैसी आपकी तरह 100% तो नहीं, लेकिन आपका कोई 10% 20% नजर आ रहा है कि ये बॉल को बहुत अच्छा छोड़ते हैं। जरा सी भी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर होती है, ये फौरन गेंद की लाइन से बल्ला हटा लेते हैं। आपने किस तरह एनालाइज किया? नहीं, बहुत अच्छा है उन्होंने, उनका स्ट्रोक ऑफ प्ले, बॉल को छोड़ना, लाइन में आना, वो तमाम चीजें बहुत अच्छी देखने में आ रही हैं कि अच्छे प्लेयर लग रहे हैं। अथॉरिटी शुरू के अंदर आके पाकिस्तान के लिए खेलना और अपने आप को मनवा लेना, और पिच की कंडीशन भी जो थी शुरू में, जैसे हरा विकेट था, तो बहुत से प्लेयर तो वो देख के ही भाग जाते हैं
तो वो उन्होंने आके अपना प्रूव किया। अब नाउ ही हैज टू प्रूव इट टाइम एंड अच्छा, अगेन। आपने भागने की बात की, मैंने कहा ना अगर टाइम कम है, मेड ऑफ। टाइम कम है, बहुत सारी बातें करनी है। आपने भागने की बात की, पहले तो मुझे बताएं कि इमाम सीनियर प्लेयर थे, पहला बॉल के इमाम को नहीं फेस करना चाहिए था कि उन्होंने डेब्यूटेंट अजान ओवैस को दे दिया, फिर नंबर 3 पे अब्दुल्ला फजल को भेज दिया, शान मसूद टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पे खेलते रहे, वो क्यों नहीं आए? नहीं, जो फेस करने वाली बात है अली, उसके अंदर होता ये है कि आप बचपन से या तो फेस करते हैं या नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होते हैं। जैसे मैं हमेशा नॉन स्ट्राइकर के ऊपर नॉन स्ट्राइकर पे मैं खड़ा हुआ करता। सर अगर आपके साथ तो अजान ओवैस, एक अगर आपके साथ अजान कंफर्ट ओवैस जोन जाता, होता है, सर अगर आपके एक साथ अजान कंफर्ट ओवैस जोन बैटिंग होता है करता, फर्स्ट या सेकंड खेलने का। नहीं नहीं सर, मेरा सवाल है ना, अगर अगर शोएब मोहम्मद साहब के साथ अजान ओवैस जाता तो मैं तो नहीं समझता कि आप नॉन स्ट्राइकर पे जाते। वो बात सही है, लेकिन जो मेरा पॉइंट है ना कि जो कम फर्स्ट बॉल को फेस करने की आदत होती है, लेकिन ये कि उसको कंफर्ट जोन देने के लिए उसको थोड़ा ही कुड ब्रीथ इजी, इमाम कुड हैव फेस्ड, करेक्ट। लेकिन ये कि अगर उसने नहीं किया तो इसमें वो भी तो एज एन ओपनर आया है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर वो अगर होता तो वो अच्छा जेस्चर होता। ठीक है, अच्छा अब चुके फ्रॉम इमाम, ठीक है, अब चुके अजान ने और दोनों ने रन्स कर दिए पहली इनिंग में और सऊद शकील 0 पर आउट हुए हैं, बाबर आजम अगर आते हैं तो क्या होना चाहिए, किसको चेंज होना चाहिए, क्या बैटिंग होनी चाहिए पाकिस्तान की? ये तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो रिकी पॉन्टिंग या स्टीव वॉ न्यूजीलैंड नहीं गए, और वहां दूसरे प्लेयर ने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, वो नहीं खेले, एक मैच के लिए बाहर थे। दो चौथे नंबर पे प्लेयर आया, उसने सेंचुरी कर दी, लेकिन वो सिर्फ उस मैच के लिए आया था और उसको बता दिया गया था कि भाई जो भी है तुम्हारा ये एक मैच हम आपको दे रहे हैं। और उसको उन्होंने फिर नेक्स्ट मैच में पॉन्टिंग या स्टीव वॉ जो भी थे वो वापस आए टीम में और वो प्लेयर को हटा दिया। मुझे अभी नाम उस प्लेयर का याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने सेंचुरी की थी टेस्ट मैच के अंदर। तो लेकिन ये कि इस तरह की चीज पहले से आई डोंट नो किसको, नेचुरली सऊद शकील जो है वो सीनियर प्लेयर है, द एक्स प्रोबेबली गोना गो ऑन टू द जूनियर। ठीक है, रिजवान की कीपिंग पे बहुत ज्यादा बात हो रही है कि रिजवान ने कैचेस भी छोड़े हैं, फिर जिस तरह से वो आउट होने के बाद उन्होंने फौरन अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया, फिर उसके बाद कीपिंग भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके साहबजादे खुद बहुत जबरदस्त फिटनेस ट्रेनर हैं, हैमस्ट्रिंग खिंच जाए उसके बाद बंदा कीपिंग कर सकता है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस डिग्री का खराब हैमस्ट्रिंग हुआ है। अगर बहुत हल्की, बहुत निगल को आप लेकिन बीइंग अ कीपर वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए कि आपका ऑल द टाइम हर बॉल पे यू गॉट टू रन अप टू द विकेट, वहां से आपको स्प्रिंट लगानी है, डाइव भी लेफ्ट राइट मारनी है, बॉल ऊपर भी है, साइडों में भी है, आगे भी गिर रही है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ख्याल से क्या नाम है, रिजवान की जो फिटनेस लेवल थी इवन बिफोर द मैच हैड स्टार्टेड वाज नॉट 100%, जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत जो मुश्किलात आई और बॉल उनके हाथों में लगनी शुरू हुई, तो फिर वो बचाना शुरू कर दिया उन्होंने अपने आप को। जब बचाता है इंसान तो फिर हाथ भी बचाता है, बॉडी का बैलेंस भी डिसबैलेंस बाज दफा हो जाता है, तो वो देखने में आया। लेकिन ही इज अ सीनियर प्रो और मेरा ख्याल से वो इस मैच के अंदर अपने आप को सरफराज को बतौर हेड कोच आपने कैसा देखा, किस तरह की प्लानिंग नजर आई, क्योंकि आपके स्टूडेंट है वो? देखिए, सरफराज के लिए यह है कि आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक, लेकिन बात यह है कि आप दुनिया के किसी भी प्लेयर को जो खेल चुका है उससे खेलने के 25-30 साल के बाद आप पूछेंगे कि आज आपको क्रिकेट की ज्यादा समझ है या जब खेल रहे थे या खेलने के फौरन नेक्स्ट डे आपको ही, तो वो पाकिस्तान बोर्ड को सोचना जरूरी है कि वो जवाब जो है मेरा, जो मेरा कहने का पॉइंट है, हमेशा क्रिकेट फिर आप कमेंट्री करते हैं, आप देखते हैं मैच, दूसरों के कमेंट्स जब सुनते हैं कानों से तो आपको समझ आती है कि अच्छा जी ये चीज इस तरह भी हो सकती थी। फिर जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता। इट 10-15-20 साल इट गोज इन अ फ्लैश। तो बात वो चीज फौरन खेलने के बाद आपको क्रिकेट ज्यादा समझ है
ये बात ठीक है शोएब भाई, मैं बिल्कुल मेरे वाइंड अप पे नजर चला में गया था, गलत है। लेकिन मुझे शहजर का जिक्र करना लाजमी इसलिए है क्योंकि शहजर माशाल्लाह टीम के साथ एसोसिएट थे और हैदराबाद ने जो है वो फाइनल खेला। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा शहजर का के उधर टीम के साथ थे वो? मेरी कल बात हुई और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और किंग्समैन के लिए तो वो पिछले साल ग्रेड 2 खेले भी थे। हम्म। लेकिन ये है कि अभी इस साल उनके पीएसएल के अंदर वो एज ट्रेनर उन्होंने काम भी किया और नेचुरली बहुत से प्लेयरों के साथ ऑलरेडी उसकी रेपो है। शान मसूदी हम्म। बीइंग वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान टीम, उसके साथ 2 साल एवरी डे 6 फ्रॉम 6 इन द मॉर्निंग टिल 7 वो ठीक। ट्रेनिंग उसको कराते रहे, उसकी फिटनेस भी अच्छी हुई। तो लेकिन ये कि कराची की तरफ से बहुत ज्यादा उसके साथ अनजस्टिस किया हम्म। उन्होंने और उसको नहीं खिलाना और जान के बाहर बिठाना और तो इस तरह का पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा उन्होंने कर ही रहे हैं अभी। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब भाई, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद फैमिली के एक बहुत बड़े नाम शोएब मोहम्मद साहब, और चूंकि का टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और शोएब भाई के स्पेशलिस्ट टेस्ट के प्लेयर भी हैं और साथ साथ इन्होंने जिस तरह मैंने पहले भी कहा मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व भी किया है, पाकिस्तान को सर्व किया है। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी फैमिली के जो सपूत हमारे साथ मौजूद थे जिनसे आज के मैच में हमने डिस्कशन किया। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।